हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमके जैन क्लासेस में। और आज मैं और आप मिलके शुभारंभ करेंगे एक बहुत ही अच्छे, इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल और सबसे बड़ी बात स्कोरिंग चैप्टर की, जिसका नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तरसते हैं बच्चे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए कि कोई अच्छा टीचर आए और ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ाए, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ते हुए बहुत सारे बच्चे कि हमने ये स्किप कर दिया, हमें ये नहीं पढ़ाया गया। तो बच्चा इंजॉय करो इस चैप्टर को। और कितने क्वेश्चंस, क्योंकि मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस चैप्टर से मिनिमम नीट के अंदर 4 to 6 क्वेश्चंस का टारगेट पक्का है। लास्ट ईयर 4 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम दिस चैप्टर। तो हमें, और अब तो हमारे चैप्टर्स डिडक्ट हो चुके हैं, तो इस चैप्टर से मैक्सिमम वेटेज जो नीट की है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चंस। अगर 6 भी नहीं है, मिनिमम 4-5, तो बेटा 5 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं गए। तो 20 to 24 मार्क्स यू कैन डायरेक्टली स्कोर, अगर आप इस चैप्टर को अपने दिमाग की खिड़कियां खोल के अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को माइंड में बनाते हुए अगर पढ़ लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। ब्यूटीफुल इसीलिए क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से हमें यह भी पता चलेगा जो हमारी एग्जिस्टेंस है इस अर्थ के ऊपर, वो कैसे है, हम कैसे आए, हम अपने पेरेंट्स से कैसे बने। इट इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। नेचर गॉड ने हमें दिया है इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस और इतना ब्यूटीफुल एक ब्लेसिंग, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या होता है मेरे बच्चों रिप्रोडक्शन का मीनिंग, क्योंकि हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे ओनली इन ह्यूमंस, क्योंकि हम लोग यूजुअली बायोलॉजी किस लिए लेते हैं कि ह्यूमन की एनाटॉमी या ह्यूमन बॉडी के बारे में हमें ज्यादातर जानने को मिले। और वहां अब तो हम एक स्टेप और आगे चल रहे हैं, क्या हमें अपने बनने की पूरी प्रक्रिया पता चलेगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन बेटा? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस or it is the ability by which an organism give rise to other organism of their own kind। है ना, बहुत सारी डेफिनेशन है। सबसे सिंपल हम लिख लेंगे, इट इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू गिव बर्थ टू द individuals of their own kind। इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? परपेचुएशन ऑफ लाइफ कैसे होगा? रिप्रोडक्शन से ही तो होता है बेटा, क्या कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। और यू कैन से दैट परपेचुएशन ऑफ लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन इज मस्ट। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं हुई तो कैसे बढ़ेगी जिंदगी आगे? अर्थ तो रुक जाएगी। और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? किसी भी स्पीशीज के इतने सारे ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करेंगे करेंगे तो रिप्रोड्यूस करने के साथ साथ क्या आएगी? हर रिप्रोडक्शन में उनमें क्या आएंगे? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आएंगे। जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनेगी तो उस नेक्स्ट जनरेशन में क्या आएंगे? नए रिकॉम्बिनेशन जो उनको ज्यादा फिट बनाएंगे फॉर देयर सर्वाइवल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। तो बेटा बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एंड मैंने इतनी बड़ी बात लिख दी है, परपेचुएशन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। अब बिकॉज वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होगी, कैसी होती है ह्यूमन में रिप्रोडक्शन? इट इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन? इट इज ऑफ सेक्सुअल टाइप, मींस सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। किसके सेक्स ऑर्गन्स? पेरेंट्स के। तो ये जो प्रोसेस है इट इज बाय पेरेंटल। बाय पेरेंटल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक मेल पेरेंट चाहिए और एक फीमेल पेरेंट चाहिए। मेल पेरेंट क्या किस लिए चाहिए? फॉर प्रोड्यूसिंग मेल गैमीट। और फीमेल पेरेंट किस लिए चाहिए बेटा? फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमीट।
अब ये दो गैमीट ही तो हैं जो फर्टिलाइज करेंगे, एक जाइगोट बना देंगे, और वो जो जाइगोट है वो पहली सेल है नेक्स्ट जनरेशन की। कभी हम भी वही एक सिंगल सेल थे, आप भी, मैं भी, सब। तो इस सिंगल सेल से लाइफ जो है स्टार्ट हो जाती है। कैसे लाइफ स्टार्ट होगी, कैसे पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो वो सब कुछ हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब जब बाय पेरेंटल है ये प्रोसेस, मीन्स टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो पेरेंट्स क्या होंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे या बायसेक्सुअल होंगे? बोथ द पेरेंट्स विल बी यूनिसेक्सुअल, मतलब कि उनके बीच में सेक्सेस क्या होंगे? सेपरेट होंगे। जो मेल होगा, जिसने मेल गैमीट बनाना है, वो सिर्फ मेल ही होगा। जो फीमेल होगी, जिसको फीमेल गैमीट बनाना है, वो सिर्फ फीमेल ही होगी। क्योंकि फ्लावर में हम अभी क्या पढ़ के आए हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर आल्सो पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन के केस में फर्टाइल या तो मेल होगा, कंप्लीटली उसकी बॉडी मेल की होगी, और अगर फीमेल होगी तो कंप्लीटली उसकी बॉडी जो है फीमेल की होगी। तो जहाँ पे सेक्सेस इन सेपरेट बॉडीज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। गॉट इट? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाय पेरेंटल है और यूनिसेक्सुअल है। उसके साथ साथ मैंने भी क्या लिखा है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू गिव बर्थ टू द इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। तो यहाँ पे जब गिव बर्थ हो रहा है, मैंने ये नहीं बोला लेइंग एग्स। तो क्या बोलेंगे हम ह्यूमंस को? कैसे हैं? वी आर विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या है? वी गिव बर्थ टू आर यंग वंस। मैं अपने पेरेंट्स से आई हूँ, आगे मेरे बच्चे हैं, फिर मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे होंगे। तो हर जनरेशन को रिप्लेस करने के लिए एक नया जनरेशन आ रहा है। तो आप लोग भी, आप अपने पेरेंट्स से आए हैं, फिर आप अपनी रिप्रोड्यूसिबल जब मैच्योर एज में जाएंगे, आप रिप्लेस करेंगे अपने पेरेंट्स को, आप रिप्रोड्यूस करेंगे, आगे आपकी जनरेशंस रिप्रोड्यूस करेंगी। तो वी ऑल आर वी पेरेंट्स बिकॉज वी गिव राइज टू यंग वंस। और इसके ऑपोजिट क्या होता है? पढ़ के आए हो प्रीवियस क्लासेस के अंदर। वीवी पेरेस से ऑपोजिट क्या होता है? ओवी पेरेस। जैसे बर्ड्स होती हैं, वो क्या करती हैं? यंग वंस डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करते, वो क्या करते हैं? ले एग्स, है ना? तो एग ले करेंगी, एग की जब हैचिंग होगी तो उससे एक नया इंडिविजुअल निकल के आएगा। चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर को तरीके से स्टार्ट करने के लिए। और तरीके से स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवेंट्स ओ इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हमारा टॉपिक क्या है? दैट इज इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दिस इज द टॉपिक। क्या क्या इवेंट्स होते हैं बेटा ह्यूमन की रिप्रोडक्शन में? चलिए कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे हम? इवेंट्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम कहाँ से कहाँ से कहाँ से? लेट मी सिलेक्ट अ ब्यूटीफुल कलर। तो सबसे पहला बेटा जो इवेंट होता है, और ये जो सीक्वेंस में लिख रही हूँ ना, मैं क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ये सीक्वेंस के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लिखिए फर्स्ट जो है, दैट इज गैमीटोजेनेसिस। सबसे पहले क्या होगा? जो मेल और फीमेल पेरेंट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमीट्स। तो इसको हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। तो कैसे, इसको अब हम लिख लेते हैं, इसका मीनिंग भी लिख लेते हैं साथ में। गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। इसको हम बोलते हैं क्या? गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस के बाद जो सेकंड इवेंट आता है, दैट इज क्या होगा? अब गैमीट बन गए, मेल की बॉडी में मेल गैमीट बन गए, फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमीट बन गए। अब अपनी बॉडी में लेके बैठे हैं भैया, वहां क्या कीर्तन करना है? नहीं करना। मेल और फीमेल को पास में लेके आना है ताकि वो फर्टिलाइज कर पाए। और हमें पता है कि फीमेल का जो ओवम है वो वहीं पे रहता है। तो कौन मूव करेगा? मेल गैमीट। तो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाना है। प्लांट्स में भी तो यही किया था। जो पोलन ग्रेन था, मेल गैमीटोफाइट था, उसको पॉलिनेटिंग एजेंसीज ने कहा पहुंचा दिया था? टू दी स्टिग्मा। तो यहाँ पे भी मेल को ट्रैवल कराना है हमने, और कहाँ पहुंचाना है? फीमेल के पास। कैसे होगा? बाय द प्रोसेस नोन एज इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज इंसेमिनेशन, मीन्स ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट। क्या होता है बेटा मेल गैमीट? ब्रैकेट्स में लिख लीजिए, स्पर्म टू दी
फीमेल गैमीट। क्या होता है फीमेल गैमीट? दैट इज ओवम। कब? ड्यूरिंग कोइटस। कोइटस क्या होता है बेटा? इट इज नोन एज सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे मेल गैमीट, क्योंकि मेल इजैक्यूलेट करता है एट द पीक ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेजम, उस टाइम पे मेल की पेनिस से क्या सिक्रीट, क्या इजैक्यूलेट होगा? सीमेन। वो सीमेन कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा? इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। तो मेल जो है गैमीट कहाँ पे पहुंच चुका है? फीमेल गैमीट तक। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा? मेल फीमेल तक पहुंच गया है, अब क्या वो एक दूसरे को देखते रहेंगे? नहीं देखेंगे। क्या होगा? फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्या होती है फर्टिलाइजेशन? इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ये हो गई बेटा फ्यूजन। फ्यूजन के बाद क्या होगा? हम सबको पता है क्या बन जाता है? जाइगोट। मेल और फीमेल क्या हुए? फ्यूज हुए, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट फर्दर क्या बनाएगा? जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिविजन्स होंगी और वो एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एम्ब्रियो जब उसे बनना है, उसके लिए उसमें डिविजन्स होगी। डिविजन्स होने के लिए हमें क्या चाहिए? नरिशमेंट चाहिए, फूड चाहिए। अब भाई प्लांट्स के केस में तो उनके सीड्स के पास क्या प्रेजेंट था? न्यूट्रिटिव फूड प्रेजेंट था, सॉरी न्यूट्रिशन प्रेजेंट था उनके पास। किस फॉर्म में? एंड उनके कॉटिलिडन के अंदर प्रेजेंट था वो फूड, उन्होंने स्टोर कर लिया था ड्यूरिंग फॉर्मेशन। जब एंडोस्पर्म बना और फिर जब एम्ब्रियो डेवलप हुआ तो सारा का सारा एंडोस्पर्म डाइकोट्स ने तो कहाँ पे स्टोर कर लिया था? अपने कॉटिलिडन्स के अंदर। तो सीड तो बड़ा चालाक है, अपना फूड जो है अपनी डेवलपमेंट के लिए पहले ही स्टोर कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जाइगोट तो बेचारा सिंगल सेल है। अब जाइगोट में जब क्लीवेजेस होंगी, डिवीजन होगी, उनके लिए उसको फूड कहाँ से मिलेगा? तो इनिशियल तो बस हो रही है जाइगोट की 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो 16 to 62 सेल स्टेज पे तो अभी वो फेलोपियन ट्यूब से निकल के यूटरस में आया है। अब उसको लग रहा है भैया मुझे तो और डिवीजन करनी है। अब वो बेचारा अपने दम पे डिवीजन कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। वो हो गया ऑलमोस्ट 100 सेल। इसको हम बोलते हैं ब्लास्ट्यूला। वैसे इतना याद रखने की भी जरूरत नहीं है, अभी चैप्टर में आएगा मैं वहां बता दूंगी। मीन्स जाइगोट को जब एम्ब्रियो बनना है, और एम्ब्रियो फिर पर्टिकुलरली किस में चेंज होता है? इनटू द फीटस। फीटस और एम्ब्रियो में डिफरेंस पता है? फीटस बेटा कब बोलेंगे? जब एम्ब्रियो के अंदर हमें ऑर्गन्स जो हैं वो आइडेंटिफाइबल पोजीशन में दिखने शुरू हो जाएंगे कि ये देखो यहाँ से ये हैंड के रूडिमेंट्स हैं, ये आई के रूडिमेंट्स हैं, ये हार्ट बन गया, ये ब्रेन बन गया। तो जब ऑर्गन्स आइडेंटिफाइबल हो एम्ब्रियो के अंदर, तब वो एम्ब्रियो नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? फीटस। तो एम्ब्रियो वो न्यूट्रिशन लेने के लिए अपने आप को क्या करता है? इट एम्बेड इटसेल्फ इनटू द वॉल ऑफ यूटेरस। उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। तो क्या करेगा एम्ब्रियो? क्या करेगा? एम्ब्रियो विल स्टार्ट इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद होगी इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन क्या होती है? इट इज द एम्बेडमेंट या एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो, embedding of embryo into the uterine वॉल। यूटेरस की वॉल के साथ जाके वो चिपक गया, उसके अंदर पेनिट्रेट कर गया। एम्बेडिंग लिख लो, पेनिट्रेशन लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। किसके लिए? फॉर न्यूट्रिशन। अब वो न्यूट्रिशन के लिए चिपक गया, ठीक है, अब उसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। न्यूट्रिशन लेके वो क्या करेगा? एम्ब्रियो की क्या स्टार्ट हो जाएगी? डेवलपमेंट। तो राइट फ्रॉम कब से? जब से मदर ने कंसीव किया उस दिन से लेके टिल जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, इस पूरे डेवलपमेंट के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज जेस्टेशन। तो अब क्या होगा? जेस्टेशन। GES TATION, जेस्टेशन। जेस्टेशन क्या होती है बेटा? पीरियड ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, टोटल पीरियड ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और कितने दिन का होता है हम ह्यूमंस के अंदर ये पीरियड? इट इज अप्रोक्सीमेटली 9 months, और यू कैन से इट इज अप्रोक्सीमेटली 280 days।
समझ आ गया? तो इसको हम बोलते हैं जेस्टेशन। और जेस्टेशन जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या होगा? अब अंदर तो बैठने नहीं वाला फीटस, वो क्या करेगा? इट विल कम आउट। तो डिलीवरिंग अ बेबी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, and it is always followed by the lactation। मुझे लैक्टेशन को नीचे लिखना चाहिए था, है ना? तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। अब पार्चुरेशन क्या होता है बेटा? व्हाट इज पार्चुरेशन? डिलीवरिंग प्रोसेस ऑफ अ बेबी, प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग अ बेबी, डिलीवरी ऑफ द baby is known as parturition। and what is lactation? feeding। बस। तो गैमीट्स के बनने से लेके बेबी की फीडिंग तक सब कुछ हम यहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है? अब सबसे पहला मुद्दा क्या है? इवेंट्स में सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है हमारे पास? सबसे पहला जो इवेंट आता है दैट इज गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। कहां पे होगा? कहां पे होगा? मेल गैमीट बनेगा मेल की बॉडी के अंदर, फीमेल गैमीट बनेगा फीमेल की बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर कहां बनेगा, है ना? और कैसे बनेगा, ये सारे प्रोसेस को अगर हमें जानना है तो हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबसे पहले तो एक डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। तो टुडे विल स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट। तो हम आज बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये देखो, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। क्या है ये? दिस इज दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हमें दिया हुआ है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पे प्रेजेंट होता है? लिख लीजिए, इन दी पेल्विस रीजन ऑफ द मेल बॉडी। अब पेल्विस रीजन पता है क्या होता है? अब इसमें एक वर्ड और आएगा, एब्डोमिनल रीजन या एब्डोमिनल कैविटी। फिर एक तीसरी भी सुनी लो, थोरेसिक कैविटी। क्या डिफरेंस है तीनों में? बेटा ये जो डायफ्राम होता है, हम 11th के अंदर ब्रीदिंग वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं ना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वहां पे हमने डायफ्राम पढ़ा था जो ब्रीदिंग के टाइम पे हेल्प करता है। कभी फ्लैट हो जाता है, कभी डोम शेप हो जाता है। तो इस डायफ्राम से ऊपर का जितना भी हिस्सा है हमारी बॉडी का दैट इज थोरेसिक कैविटी। इसको छोड़ दो, है ना? ये धड़ जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं मेन पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो डायफ्राम से ऊपर का होता है थोरेसिक कैविटी, उससे नीचे का होता है एब्डोमेन। और हिप्स एरिया के आसपास का हमारा सारा रीजन होता है, दिस इज नोन एज पेल्विस रीजन। तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कहां पे सिचुएटेड है? इन दी पेल्विस रीजन, मींस बिलो द एब्डोमेन। गॉट इट? अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। दो हिस्सों में हम इसको तोड़ के फिर पढ़ेंगे। और वो दो हिस्से क्या हैं? पहला हिस्सा है क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और दूसरा हिस्सा है दैट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है बेटा? जो प्राइमरी हैं, जिनके बिना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ही नहीं। क्योंकि उनको क्या प्रोड्यूस करने हैं? गैमीट। क्योंकि देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना ही क्यों है? किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा? मेल गैमीट। मेल गैमीट कहां पे बनेगा? दैट साइट, दैट थिंग इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और क्या होती है वो जगह? दैट इज टेस्टिस। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज दी स्पर्मेरीज। टेस्टिस या स्पर्मेरीज। अब टेस्टिस का और क्या काम है? टेस्टिस यहाँ पे ड्यूअल फंक्शन करती है। क्या? एक तो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी, मेल गैमीट बनाएगी। मेल गैमीट की बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस।
जेनेसिस। तो एक तो स्पर्म बनाएगी, इसको हम बोलते हैं मेल गैमीट, मतलब इससे क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। और दूसरा काम क्या करती है टेस्टिस, मेल हार्मोन भी सिक्रीट करती है। कौन सा हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। और उस मेल सेक्स हार्मोन का क्या नेम है, उनका नेम होता है बेटा एंड्रोजन्स। और एंड्रोजन्स का एग्जाम्पल कौन आ जाता है, नेम अगर लिखना हो एंड्रोजन का, दैट इज टेस्टोस्टिरोन। टेस्टोस्टिरोन। तो टेस्टिस ने दो काम किए, मेल गैमीट बनाया और मेल सेक्स हार्मोन भी यही सिक्रीट करेगा। तो मेलनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टिरोन। मेल सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेलनेस ऑफ मेल। समझ गए, मतलब कि मेल के मतलब समझ रहे हो ना कि मेल फैक्टर के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन। इसको अभी आगे मैं जस्टिफाई भी कर दूंगी इन सब चीजों को, और सब हम पढ़ेंगे भी। तो क्या अब आप टेस्टिस को, टेस्टिस क्या है, इट इज गॉनेड, तो क्या टेस्टिस को आप एक हिट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हो। हिट्रोक्राइन ग्लैंड हम 11th में पढ़ के आए थे ना। हिट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो बोथ एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। एंडोक्राइन वो अगर वो सिक्रीट कर रही हो क्या, कोई हार्मोन, तो ये देखो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है टेस्टोस्टेरोन। और एक्सोक्राइन क्या, वो क्या सिक्रीट कर रही है, क्या सिक्रीट कर रही है, स्पर्म, स्पर्म बन रहे हैं यहां से। तो ये जो टेस्टिस है या जो स्पर्मेरीज हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये है सेक्स हार्मोन सिक्रीट करने वाला जो पार्ट है उनका, ये वाला जो रोल है ये अदा कर रही हैं वो एज एंडोक्राइन ग्लैंड, और इधर एक्ट कर रही हैं टेस्टिस एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब आ जाइए बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या चीजें हैं। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हैं क्या, कौन सा कलर चूज करें, चलिए ये नहीं दिखेगा, चलिए रेड। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे, ओ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एक तरह के क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं हमारे पास। दीज आर एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, एक तो पढ़ेंगे डक्ट्स। देखो यहाँ पे ये तो आपको दिख रही है टेस्टिस, टेस्टिस के अलावा देखो एक ये डक्ट जा रही है, ये डक्ट जा रही है, ये डक्ट जा रही है, ये पूरी आ रही है, इधर से यहाँ से भी ये डक्ट आ रही है, ये पूरी ये घूम के आ रही है। ये इतनी सारी डक्ट्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये डक्ट भी तो पढ़नी है, ये सिर्फ टेस्टिस टेस्टिस नहीं, डक्ट्स के साथ मिलके और ग्लैंड्स के साथ मिलके और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के साथ मिलके कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, इन सभी चीजों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या है, सारी की सारी क्या आ जाएंगी, एसेसरी थिंग्स। ये किस में हेल्प करती हैं, किस में हेल्प करेंगी, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगी और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करेंगी। तो इसका काम है टू प्रोड्यूस मेल गैमीट और मेल हार्मोन, और इनका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगी और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करेंगी। वो कैसे कैसे करेंगे वो बताएंगे। और ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेल का जो इजेक्यूलेटरी ऑर्गन होता है दैट इज पेनिस। इस ये है, दिस इज सॉरी ग्लैंड्स पेनिस। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है, दिस इज नोन एज पेनिस, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ द मेल। तो ये तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हुआ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, जो कौन है, टेस्टिस है। चलिए लेट स्टार्ट विद द टेस्टिस फर्स्ट। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज दी स्पर्मेरीज, और कई बार हम इनको टेस्टिकल्स भी बोल देते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है बताइए, टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, कितना इनका साइज होता है। तो टेस्टिस जो है सॉरी, टेस्टिस जो है दीज आर प्रेजेंट इन पेयर। हर एक मेल के पास जो टेस्टिस है वो पेयर में प्रेजेंट है, मींस 2 इन नंबर। टोटल कितनी टेस्टिस है ह्यूमन मेल के पास, 2।
क्या उनका डायमेंशन है? दीज आर 4 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर, है ना। हम एग्जैक्टली अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से डाटा लिखेंगे। तो 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड। पोजीशन कहाँ है जी, कहाँ पे प्रेजेंट है? टेस्टिस बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट है? देखो पीछे वाला डायग्राम, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है? अरे भैया ये तो पूरा का पूरा एब्डोमिनल रीजन था इतना, एब्डोमिनल रीजन से बाहर है, ये तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। अगर एब्डोमिनल रीजन से बाहर है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? दैट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनली प्रेजेंट। किसमें प्रेजेंट है? इन अ पाउच ऑफ स्किन which is known as स्क्रोटम। कहां पे प्रेजेंट है बताइए? स्क्रोटम में। सपोज ये है बेटा ह्यूमन बॉडी, ये एब्डोमेन है, ठीक है, और एब्डोमेन में ये स्किन का पाउच है, और स्किन के पाउच के अंदर यहां पे प्रेजेंट हैं 2 टेस्टिस। तो इनकी पोजीशन को हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमेन से बाहर प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? इनको बॉडी के अंदर जगह क्यों नहीं दी गई बेटा? एक झोल है यहाँ पे, और वो झोल क्या है? स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस। और टेस्टिस क्या करेंगी? इनका फेट क्या था बताया मैंने, लिखा था ना, मेल गैमीट बनाना है इनको। क्या करनी है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस कभी भी हमारे बॉडी टेम्परेचर पे नहीं होती। 37 डिग्री सेल्सियस इज टू मच टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को होने के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर हमारी बॉडी से कम चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर देन आर बॉडी टेम्परेचर। तो स्क्रोटम क्या करता है? तो इसीलिए इनको बॉडी से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया, हवा में तो लटकेंगी नहीं, इसलिए इनको स्किन का एक पाउच दे दिया, एक बैग के अंदर इनको रख दिया गया है। गॉट इट? तो किस लिए है ये स्क्रोटम के अंदर? किस लिए? बिकॉज क्या लिखें, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हाँ ये लिख लेते हैं हम लोग कि इनको क्या करनी है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या करती है? स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन यूजुअल बॉडी टेम्परेचर। इसीलिए भाई ये बॉडी से बाहर है, बॉडी का टेम्परेचर तो ज्यादा है। लेकिन मैम अब एक प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है? सीजनल वेरिएशंस। सर्दी के टाइम पे क्या होगा, गर्मी के टाइम पे क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा ठंड हुई फिर तो टेम्परेचर और कम आ गया स्क्रोटम का, हवा में है ना भाई। तो क्या होगा उस वक्त? क्या हो सकता है बताइए? स्क्रोटम को इसीलिए नेचर ने क्या किया हुआ है, इसके पास है, वैसे स्क्रोटम के पास तो एक ही मसल होता है, दैट इज डार्टोस ट्यूनिक मसल। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम में, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। किसी और कलर से बना लें इसको, ये वाला कलर। यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं बेटा ये मसल्स ऐसे। और जो दूसरी मसल्स हैं बेटा वो प्रेजेंट होती हैं इनग्विनल कैनाल में, वो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि इनग्विनल कैनाल क्या होती है। तो डार्टोस मसल प्लस क्रीमेस्टर मसल्स, ये 2 मसल हैं, ये क्या करती हैं? ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग विंटर। क्या होगा मैम उससे? जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो स्क्रोटम की जो स्किन है वो भी क्या हो जाएगी? कोरुगेटेड हो जाएगी, थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगा जो स्क्रोटम है, और ये टेस्टिस को कहाँ ले जाएगा? नियर टू दी बॉडी, जहां से उसको हीट मिल जाएगी। तो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिल गया स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ये कब होगा? ड्यूरिंग विंटर। ये तो हो गया एक केस। दूसरा केस क्या है? रिलैक्सेस ड्यूरिंग समर्स। समर्स में जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है बेटा, फिर क्या होगा?
ये जो दोनों की दोनों मसल हैं ये रिलैक्स कर जाएंगी, स्क्रोटल पाउच की जो स्किन है इट विल बिकम लूजेंड, और ये थोड़ा सा और हैंग कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो टेस्टिस हैं वो बॉडी से थोड़ा सा कहाँ आ जाएंगी, दूर आ जाएंगी। अगेन ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन हो गया। तो डार्टोज मसल और क्रीमेस्टर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से सीजनल वेरिएशन के टाइम पे भी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कॉन्टिन्यूसली अकम्प्लिश किया जा सकता है इन दी बॉडी ऑफ मेल। तो इनका समझ आ गया मेल की बॉडी में बाहर होने का क्या फंक्शन है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्टिवली हो सके, फॉर कैरिंग आउट इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है जी। अब एक और बात बताएं, ये जो टेस्टिस है क्या ये बाहर ही बनी थी, क्या ये स्क्रोटल पाउच के अंदर ही बनी थी व्हेन वी वर इन दी वोम ऑफ आवर मदर? हम नहीं, मेल्स की बात कर लेते हैं। तो मेल्स जब अपनी मदर के वूम में थे तो क्या टेस्टिस स्क्रोटम में ही बन रही थी? नहीं, जो टेस्टिस हैं दीज आर डेवलप्ड इन द एब्डोमेन। क्या है, कहाँ पे लिखें, यहीं पे लिख लें, चलो एक डिफरेंट कलर का पेन यूज कर लेते हैं। टेस्टिस आर, अब मैं जैसे टेस्टिस आर लिख रही हूं तो मुझे आई नहीं लिखना चाहिए, आई मस्ट राइट ई, क्योंकि प्लूरल के लिए ई एस होता है। टेस्टिस आर डेवलप्ड इनसाइड एब्डोमेन। भाई ये तो एब्डोमेन में बनी थी, इनकी डेवलपमेंट कहाँ होती है, एब्डोमेन के अंदर। कब? जब हम एम्ब्रियो थे। बट ड्यूरिंग 7th month of pregnancy या 7 month of gestation, testis descend into the scrotum. Testis descend into the scrotal pouch, या स्क्रोटम ही लिख लीजिए, स्क्रोटल पाउच का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्क्रोटम। तो बनी कहाँ है टेस्टिस? टेस्टिस बनी है बेटा एब्डोमेन के अंदर, लेकिन वो 7th मंथ में एब्डोमेन से कहाँ पे आ गई थी, इन दी स्क्रोटम। कैसे आई मैम? क्या है, यहाँ पे एक रास्ता होता है, इस छोटे से रास्ते को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इनगुइनल कैनाल। किसके थ्रू आई? Testis descent into the scrotal pouch through inguinal canal। लेकिन बेटा कुछ कुछ मेल्स के अंदर क्या हो जाती है, कुछ एबनॉर्मेलिटी, जिसकी वजह से ये जेस्टेशन कंप्लीट करने के बाद भी, पार्चुरेशन के बाद भी उनकी टेस्टिस जो है डिसेंड नहीं होती इनटू द स्क्रोटल पाउच। तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज क्रिप्टोरकिडिज्म। क्या होता है क्रिप्टोरकिडिज्म? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ टेस्टिस टू descend down into the scrotum। इसको बोलते हैं क्रिप्टोरकिडिज्म। तो सबके केस में ऐसा नहीं होता, तो कुछ 1-2% केसेस हैं जहां पे टेस्टिस नेवर डिसेंड इनटू द स्क्रोटम पाउच। तो वो मेल कैसे होंगे, कैसे मेल होंगे जिनको क्रिप्टोरकिडिज्म होगा? ये होंगे बेटा स्टीराइल मेल, इनमें फर्टिलिटी नहीं होगी। गॉट इट? तो ये तो हो गया। अच्छा, अब एक चीज और, अब ये जो स्किन का जो पाउच है, स्किन के पाउच के अंदर टेस्टिकल्स पड़ी हुई हैं, तो वो इधर उधर मूव नहीं होती क्या? वो इधर उधर मूव ना करें या अपनी पोजीशन को चेंज ना कर लें, उसके लिए क्या होती हैं, दीज आर अटैच्ड विद द स्क्रोटल पाउच। किसके थ्रू? कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुबरनैक्यूलम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो इनको पोजीशन में रखता है उसको हम बोलते हैं ग्यूबरनैक्यूलम। बेटा ये थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमें एनसीईआरटी से थोड़ी ज्यादा पढ़नी है इस चैप्टर में, और वो रिक्वायर्ड भी है, पढ़नी हमें पड़ेगी। अच्छा, ये तो हो गया टेस्टिस के बारे में, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब कुछ बताना, हाँ एक चीज और बतानी रह गई, और वो क्या रह गई, दैट इज स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड। अब ये जो स्पर्मेटिक कोड्स हैं
ये क्या होती हैं? स्पर्मेटिक कोड की हेल्प से जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर हैंग हुई होती है। देखो ये मैंने बॉडी बनाई थी, ठीक है, और यहाँ पे ये है स्क्रोटम, इसके अंदर क्या पड़ी हुई है? टेस्टिस। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इनग्विनल कैनाल। अब इस इनग्विनल कैनाल से ये जो टेस्टिस हैं ये ऐसे आ गई, अब आ गई, लेकिन ये यहाँ पे ना स्पर्मेटिक कोड से, ऐसे कोड है इस तरह की, ये ऐसी सीधी नहीं है, दीज आर ऐसे कोइल्ड रस्सी जैसे स्ट्रक्चर है, उन स्पर्मेटिक कोड से ये हैंग है, दीज आर हैंगिंग थ्रू स्पर्मेटिक कोड्स। ये जो ब्लू वाले स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं ना, इन ब्लू वाले स्ट्रक्चर का नेम कर लीजिए, दीज आर स्पर्मेटिक कोड्स। क्या है? ये रस्सी जैसे स्ट्रक्चर है जिनसे ये लटक रही हैं स्क्रोटल पाउचेस के अंदर। अब ये स्पर्मेटिक कोड है क्या? ये स्पर्मेटिक कोड के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? इट कंटेन्स, इसके अंदर प्रेजेंट है क्या? ब्लड वेसल्स। इसके अंदर प्रेजेंट है लिम्फ वेसल्स, क्योंकि बेटा देखो इतना सारा काम होना है, टेस्टिस के अंदर क्या होनी है? स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है। स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, ऑक्सीजन, सेल्स इतनी मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे, बहुत कुछ वहां पे चाहिए, तो ब्लड वेसल्स ही लेके जाएंगे, लिम्फ वेसल्स वहां पे चाहिए। उसके अलावा क्या चाहिए वहां पे? सेंसेशंस, तो उसके लिए नर्व्स प्रेजेंट है। और उसके अलावा स्पर्मेटिक कोड में वास डिफरेंस भी होता है। मैं बताऊंगी अब ये वास डिफरेंस क्या है। ये जो मैंने डक्ट्स लिखाई थी ना, उनमें से ही एक डक्ट का नेम है वास डिफरेंस। तो ये इतने सारे अलग अलग पाइप, ब्लड वेसल में आर्टरी आ रही है, वेन आ रही है, उसके बाद लिम्फ वेसल्स आ रहे हैं, फिर नर्व्स का भी गुच्छा चला आ रहा है जी, वास डिफरेंस भी है, तो कितना होच पोच हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। फिर हम क्या करते हैं, हमारे घर में भी जब हमारा टीवी पैनल है, हमारे टीवी यूनिट के नीचे से हमारे सेट टॉप बॉक्स तक एक वायर, दो वायर, तीन वायर, फिर म्यूजिक सिस्टम लगाए हुए हैं, फिर हमने ये लगाया वो लगाया, तो कितना मेस्ड अप हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सारी केबल्स की ग्रुपिंग करके उनको केबल टाई से टाई कर देते हैं ना। ऐसे ही नेचर ने कि यहाँ पे होच पोच ना हो, होच पोच से बचाने के लिए इन सारी चीजों का एक गुच्छा बना दिया, एक रोप बना दी। वो एक स्पर्मेटिक कोड इधर है, और इन्हीं चीजों का, क्योंकि दो टेस्टिस है, उसको भी चाहिए सारी सप्लाई, नर्व की भी, ब्लड वेसल की भी, लिम्फ की भी, तो एक और सेट का फिर गुच्छा बनाया और उसको यहाँ पे इस इसके इस तक सप्लाई कर दी उसकी। समझ आ गई? तो स्पर्मेटिक कोड क्या है? रोप लाइक स्ट्रक्चर है जिनमें ये सभी चीजें प्रेजेंट हैं। और क्यों जरूरी है ये सब चीजें? स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है भी, टेस्टिस आर दी साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये हो गया बेटा स्पर्मेटिक कोड्स के बारे में। और यहाँ पे कुछ बताने का मुझे नहीं लगता रहा। हाँ बस ये जो इंग्विनल कैनाल है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या हो जाता है, पर्सन का वेट बहुत ज्यादा, वो जो हैवी वेट पर्सन होते हैं ना, उनमें आपने एक डिजीज सुनी होगी, दैट इज नोन एज इनग्विनल हर्निया। क्या होता है ये इनग्विनल हर्निया? इसमें क्या हो जाता है, ये जो पैसेज है जिसके थ्रू टेस्टिस डिसेंड की थी फ्रॉम एब्डोमेन टू द स्क्रोटम, ये जो पैसेज है, ये इनग्विनल कैनाल इट टीयर्स ऑफ, ये फट जाती है, चौड़ी हो गई। तो उसके थ्रू फिर क्या आएगा, इसके ऊपर क्या स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ये सारा क्या है, एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर क्या पड़ी हुई है? इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पड़ी है, ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइनल कैनाल्स, जो इंटेस्टाइन है वो इसके अंदर, इस फटे हुए हिस्से के अंदर फंस जाती है, और वो वहां से बाहर आ जाती है कई बार इस एरिया के अंदर, स्क्रोटल पाउच के अंदर। तो बल्जिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तबड़ा हो जाता है स्क्रोटम का पोर्शन, यहाँ से प्यूबिक रीजन, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्यूट पेन हो जाता है। तो किन में होता है बेसिकली? ये हैवी वेट पर्सन्स के अंदर हो जाता है। तो वेट को कंट्रोल भी करके रखना चाहिए, अदरवाइज इनग्विनल कैनाल क्या हो जाती है? टीयर ऑफ। इनग्विनल कैनाल इनग्विनल कैनाल की क्या हो गई? टीयरिंग। और उससे क्या हो गया? इंटेस्टाइन जो है वो बाहर आ गई, और वो फिर क्या कोज करेगी? पेन कोज करेगी। इसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? इनग्विनल हर्निया। अब बहुत सारे बेटा एनिमल्स ऐसे भी हैं, अब मैंने टेस्टिस के बारे में क्या लिखवाया था, टेस्टिस क्या है? दीज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। लेकिन बहुत सारे मैमल्स ऐसे भी हैं, वी आर मैमल्स ना, तो बहुत सारे मैमल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर जो टेस्टिस हैं, दीज आर इंट्रा एब्डोमिनल। इंट्रा एब्डोमिनल किन के अंदर है? यहीं पे लिख लें एग्जाम्पल,
तो यहाँ पे इंट्रा, पेन दूसरा ले लेते हैं, तो इंट्रा एब्डोमिनल मैमल्स, इनका बेटा आपको पता होना चाहिए। इंट्रा एब्डोमिनल मैमल्स कौन है? वो है बेटा एक तो एलिफेंट, उसके अलावा है डॉल्फिन, उसके अलावा है व्हेल, उसके अलावा है सील, उसके अलावा है आपके ये एग लेइंग मैमल्स, डक बिल्ड प्लेटिपस एक्सटिंक्ट है, एग लेइंग मैमल्स। तो ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? जिनके पास है मैमल्स लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस नहीं है, इंट्रा एब्डोमिनल है। तो जब इनको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, जब जरूरत है, तब इनकी टेस्टिस नीचे आ जाती हैं, अदरवाइज वो एब्डोमेन में ही रहती हैं। ठीक है। और एक होते हैं सॉरी, इनकी तो इंट्रा एब्डोमिनल ही है, वो बैट्स होते हैं। बैट्स के केस में होता है बेटा ऐसा, एग्जाम्पल बैट, बैट्स क्या होते हैं इनके सामने लिख लीजिए, दीज आर सीजनल ब्रीडर। ये सीजनल ब्रीडर कैसे हैं? जब इनको ब्रीडिंग सीजन आएगा, ब्रीडिंग सीजन में इनकी टेस्टिस नीचे आ जाएंगी, जब ब्रीडिंग सीजन नहीं होगा टेस्टिस दोबारा ऊपर एब्डोमेन के अंदर चली जाएंगी। तो टेस्टिस के बारे में क्या पता चला? व्हाट आर टेस्टिस? टेस्टिस आर दी साइट, क्या है? अरे ये मैंने किस में लिख दिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। चलो बेटा इस हेडिंग को आपको नहीं अभी देखना है। तो टेस्टिस के बारे में आपका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? टेस्टिस इज द साइट फॉर spermatogenesis. Testis is the site for spermatogenesis. इसीलिए हमें टेस्टिस को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, और इसकी और ज़्यादा डिटेल वी विल ट्राई टू टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर।